हेलो दोस्त, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं मेवाड़ भूमि के ही बारे में चर्चा करूंगा। इस भूमि में ने ऐसे ऐसे वीर रत्नों को जन्म दिया है जो इस भूमि में जन्म लेकर और यहाँ से कहीं निकले तो उस जगह पर भी जाकर अपने मेवाड़ भूमि की गौरव गाथा को बनाए रखा है। हाँ, तो मैं आज ऐसे ही वीरों का नाम आपके समक्ष लूँगा जिन्होंने एक देश पर शासन किया और आज भी उस देश में इनका दबदबा है। लेकिन हमारे देश के सरकार उस समय इस मेवाड़ भूमि में अनेकों वीरों को जन्म दिया है जो विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। बप्पा रावल से लेकर महाराणा शांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह या महाराणा राज सिंह जैसे वीर योद्धा भी हुए हैं। इनके ही भूमि से निकले हुए, इन मेवाड़ से निकले हुए एक ऐसे योद्धा का मैं आज चर्चा कराऊंगा जो आज किसी कालांतर में एक जगह पर शासन किया और उसको देश बनाया और उस देश को भारत में विलय करना चाहते थे, लेकिन यहाँ के सरकार उदासीन रही। तो मैं उस देश का चर्चा मेरे चैनल में बने रहें, मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो देश कौन सा है जो भारत में विलय चाहता था, जो आज भारत के लिए सिरदर्द हो गया है। आज यदि भारत में विलय हो गया होता तो आज हमारा देश उत्तरी सीमा से लेकर पूर्वी सीमा तक सुरक्षित रहता। तो मैं शुरू करता हूं वीडियो, मेरे चैनल में बने रहेंगे। मैं शुरू करता हूं मेवाड़ के शासक खुमान सिंह तृतीय से। उनका कार्यकाल 878 ईस्वी से 903 ईस्वी तक शासन किया। उनके पश्चात कई पीढ़ियों तक मेवाड़ के शासक समान रूप से शासन कार्य चलाते रहे, अर्थात उनके द्वारा कोई ऐसा प्रतापी कार्य संपन्न नहीं हुआ जो इतिहास को नई दिशा देने वाला हो या समकालीन परिस्थितियों में खड़ी हुई चुनौतियों के सामने चुनौती बनकर खड़ा होने की क्षमता रखने वाला हो। कुल मिलाकर यह मेवाड़ का शांति काल था जिसमें एक प्रकार से हम यथास्थिति को देखते हैं। ना कोई बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ और ना ही कोई ऐसी स्थिति आए जिससे मेवाड़ के राजवंश को कोई गंभीर संकट का सामना करना पड़ा हो। ऐसी स्थिति में भी मेवाड़ के शासक शांतिपूर्वक अपना शासन चलाते रहे हैं। हमें इतिहास में मुगलों के उत्तरवर्ती कमजोर शासकों का भी मिलता है जिसमें वे एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए थे। सत्ता स्वार्थों के कारण राज दरबार में अनेक प्रकार के घटिया प्रयोग होते देखे गए थे। मुगल कालीन भारत में सारी व्यवस्था विषय भोग में डूबी हुई दिखाई देती थी, जबकि हमारे मेवाड़ के राजवंश में इस काल में भी जो सारी भारत में मुगलों की स्थिति विषय वस्तु में डूबी हुई थी, तो लेकिन हमारे मेवाड़ में मुगलों जैसी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती थी। यही कारण रहा कि कुछ कालोपरांत यह वंश फिर से हीरे उगलने लगा, जिसका उल्लेख हम आगे यथास्थान कर देंगे। 903 ईस्वी से 951 ईस्वी तक मेवाड़ का शासक भरतभट्ट द्वितीय रहा। इसके पश्चात कई शासक आए जैसे अलर्ट शालिवाहन, शक्ति कुमार, सूची वर्मा, जोगराज, बैरी सिंह, विजय सिंह, रन सिंह जिनका कर्म सिंह नाम होता है। इसके बाद आते हैं 1168 में क्षेम सिंह। तो सामंत सिंह, इनका नाम समर सिंह भी था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के बहनोई थे और पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर गौरी के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे 1172 ईस्वी में। जलौर मतलब होता है जाल और लौर से मिलकर बना है। जाल एक पेड़ होता है जो कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक पाया जाता है और लौर का अर्थ सीमा होता है, अर्थात जाल के पेड़ों के क्षेत्र की सीमा वाला क्षेत्र जालौर कहलाता है। 10वीं सदी के अंत में धार के परमार शासक मुझ के जालौर क्षेत्र पर अधिकार किया। कालांतर में यहाँ पर परमार शासक कुंथपाल और वीर नारायण का शासन रहा। इनके एक दहिया सरदार इनके साथ विश्वासघात करके कीर्तिपाल चौहान के द्वारा इनके शासन को समाप्त करवा दिया। कीर्तिपाल चौहान नडौल के चौहान शासक अलहन का सबसे छोटा पुत्र था। कीर्तिपाल चौहान को उसके पिता ने 12 गांव जागीर के रूप में दिए। कीर्तिपाल एक महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए कीर्तिपाल परमार वंशीय गुर्जर शासकों को समाप्त कर जालौर का शासक बना। कीर्तिपाल जालौर शाखा के चौहान वंश का संस्थापक कहलाता है। कीर्तिपाल के बारे में मनोत
नैन्सी ने लिखा है कि तू एक महान राजा था। कीर्तिपाल ने 1174 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहां के शासक सामंत सिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। प्राचीन शिलालेखों में जालौर का नाम जबालीपुर तथा किलों का नाम सुवर्णगिरी मिलता है, जिसका अपभ्रंश होता है सोनगढ़ कहलाता था। इसी पर्वत के नाम से चौहान की एक सोनगरा वंश चली है। लेकिन ज्यादा दिन तक कीर्ति चौहान का इस पर मेवाड़ पर कब्जा नहीं रहा। सामंत सिंह के भाई उन्होंने फिर से चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया। उस समय के मेवाड़ के शासक सामंत सिंह अहाड़ की पहाड़ियों पर चले गए थे। बताया जाता है कि क्षेम सिंह के 2 पुत्र सामंत सिंह और कुमार सिंह थे। ज्येष्ठ पुत्र सामंत मेवाड़ की गद्दी पर 7 वर्ष रहे, क्योंकि जालौर के कीतू चौहान ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ के इतिहास की अब तक की यह बहुत बड़ी घटना थी, जब चित्तौड़ को पहली बार किसी दूसरे शासक ने अधिकार में लिया था। जिस चित्तौड़ की ओर कोई दूसरा शासक आंख उठाकर देखने तक का साहस नहीं कर पाता था, वह अब एक दूसरे शासक के अधीन हो गई थी। ऐसी असहाय स्थिति हो गई थी उस समय। तो मैं किस कारण हुआ था उसके बारे में आप बता रहा हूं। कीर्ति चौहान नाम का एक राजा था, जालौर का राजा। उस समय के मेवाड़ के शासक सामंत सिंह अहाड़ की पहाड़ियों पर चले जाने के कारण कुमार सिंह ने पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर जब मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किए थे, तो उस समय बात थी 1179 ईस्वी के पहले की बात थी। और ये बहुत तैयारी करके फिर से चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और उस कीर्तिपाल राजा के साथ युद्ध लड़ा। लेकिन उसके पहले सामंत सिंह अहाड़ के पहाड़ियों पर चले गए थे। इन्होंने बड़ौदे पर आक्रमण कर वहां का राज हस्तगत कर लिया था और मेवाड़ के इस पराजित योद्धा के लिए यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसके उपरांत भी चित्तौड़ का उनके हाथ से निकल जाना उनके लिए बहुत बड़े दुख का कारण था। इस घटना से न केवल चित्तौड़ की गरिमा भंग हुई, अपितु इस वंश की परंपरा पर भी एक दाग लग गया। वास्तव में 1500 साल तक बीच में कोई दूसरा शासक चित्तौड़ पर शासन नहीं कर सका, लेकिन इस कालखंड में कुछ समय के लिए दूसरे के अधीन चला गया था। यही एक दाग है। वास्तव में बड़ौदे के जीतने की घटना राणा सामंत सिंह के लिए डूबते के तिनके का सहारा वाली बात थी। इसी से मैं उनका भाई कुमार सिंह चित्तौड़ को हाथ से निकले जाने की घटना को लेकर अत्यंत आवेश में था। वह इस प्रकार की योजनाएं बना रहा था कि जिससे चित्तौड़ को फिर से प्राप्त किया जा सके। राजा सामंत सिंह के लिए एक सुखद समाचार ही था कि उनके भाई कुमार सिंह ने पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। कुमार सिंह की सफलता भी निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। उसने बहुत शीघ्रता से मेवाड़ के मस्तक पर लगे कलंक को धो दिया। इससे पता चलता है कि वह एक पराक्रमी शासक था। कुमार सिंह 1179 से 1191 तक शासन किए। इसके पश्चात 12 वर्ष इनका शासन 12 वर्ष तक रहा। कुमार सिंह के शासन के पश्चात शासकों का क्रम भी मंथन सिंह आते हैं, इनके बाद जैत्र सिंह आते हैं, तेज सिंह आते हैं। तेज सिंह का कार्यकाल 1261 से 1273 तक रहा था। इन सभी शासकों शासन काल में भी कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। यही कारण है कि इनके शासन के बारे में बहुत अधिक उल्लेख में नहीं मिलता है। तो मैं अब आता हूं किस प्रकार से एक भारत में मिलने जा रहा देश को नहीं मिलाया गया और एक राजनीतिक परिवार जिसने अपने गलती से अभी तक एक नासूर तैयार कर दिया, जो आज हम उस देश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि आज भारत के लिए वो सिरदर्द बन के तैयार हो गया है। अपने यहाँ के शासकों द्वारा सही ढंग से इसको तो मैं चर्चा कर रहा था राणा परिवार और वीरभूमि मेवाड़ के बारे में। तो राणा परिवार से ही एक राजा निकलकर यहाँ से निकले तो वो नेपाल चले गए और नेपाल में वहाँ कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वहाँ शासन जमाया। मैं उसी की चर्चा अब आप लोगों के बीच में करने जा रहा हूँ।
नेपाल के बारे में कहा जाता है कि नेपाल जहां हमारा धर्म का भाई है, वहीं हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक अभिन्न भाग भी है। पिछले सैकड़ों वर्षों से वहां पर जो राजशाही काम करती रही है, वह भी भारत से गई हुई राजशाही ही रही है। यही मेवाड़ के भूमि से गए हुए थे वो, सिसोदिया राजपूत थे वो। यदि भारत शुद्धहीनता के उपरांत नेपाल को और उसके अपने साझा अतीत के साथ जोड़ता और बड़े भाई का धर्म निभाते हुए उसे अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक अंग बनाता, तो निश्चय ही नेपाल आज भारत के लिए सिरदर्द नहीं बना होता। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू देश के हिंदू गौरव के प्रति कोई अधिक रुचि नहीं रखते थे। उन्हें भारतवर्ष का कोई आर्य हिंदू वैदिक अतीत दिखाई ही नहीं देता था। यही कारण था कि उनके सामने जब नेपाल के तत्कालीन महाराजा ने भारत के साथ विलय का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यह भूल गए थे कि इतिहास की परंपराएं हमें बड़ी गहराई से जोड़ती हैं। जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात चलती है तो यह तो और भी अधिक गहरे संबंध बनाने में सहायक होती है, जिन्हें आत्मीय संबंध कहा जा सकता है। इस प्रकार के आत्मीय संबंधों से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। यह अदृश्य रूप में अटूट श्रृंखला के एक ऐसे सूत्र होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं पर एक दूसरे को बड़ी मजबूती से जोड़ने का काम करते हैं। नेपाल और भारत के सांस्कृतिक संबंधों को इसी संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। भारत और नेपाल के इस संबंधों के मर्म को समझने के लिए भी यह आवश्यक है कि जब मेवाड़ का एक राजकुमार यहाँ से वहाँ गया था तो उसने मेवाड़ के अधीन नेपाल में एक नए राज्य की स्थापना नहीं की थी और न ही एक स्वतंत्र देश बनाने की दिशा में नेपाल को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। इसके विपरीत उसने नेपाल में जाकर व्यवस्था बनाने के लिए राजशाही स्थापित की और भारतीय राष्ट्रवाद का एक अंग बनाकर वहां पर सहज रूप में शासन करने लगा। उसकी पीढ़ियों ने भी अपने पितृ पूर्वज के इसी संस्कार को लेकर नेपाल में शासन किया। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय यह है कि नेपाल स्वाभाविक रूप से भारत का एक अंग बने रहकर काम करता रहा। नेपाल को भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रवाद के साथ जोड़ रखने में मेवाड़ की वंश परंपरा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेवाड़ के राणा नेपाल को अपना घर मानते रहे और नेपाल के राजवंश के शासक पूरे भारतवर्ष को अपना ही घर मानते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने वैवाहिक संबंध भी भारत के ही विभिन्न राजघरानों से स्थापित किए। उनकी भारत के प्रति इस प्रकार के लगाव की भावना से पता चलता है कि वे भारत को अपना मानते रहे। नेपाल का भारत के प्रति इस प्रकार का समर्पण किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से सोनिया गांधी को रुचिकर नहीं लगा। सोनिया गांधी के संकेत पर ही 2008 में नेपाल से राजशाही को समाप्त करवाया गया। यह बात हमको नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी अर्जुन प्रसाद बस्तोला से उनके दिल्ली प्रवास के समय पता चली। उन्होंने बताया था, अर्जुन प्रसाद के अनुसार जो पशुपतिनाथ मंदिर के उस समय मुख्य पुजारी थे, तो उनके समय का ये 2008 से पहले सोनिया गांधी पशुपतिनाथ मंदिर में देव दर्शन को गई थी, परंतु उनके कागजात पर उनका मजहब धर्म ईसाई लिखा हुआ था। अतः उन्हें पशुपतिनाथ मंदिर में देव दर्शन नहीं करने दिए गए थे, क्योंकि उस मंदिर का नियम था कि इस मंदिर में दर्शन जो भी करने आएंगे उनको गोत्र बताना होगा और अपने को हिंदू भी साबित करना होगा। तो इसी बात से चिढ़कर उन्होंने नेपाल से राजशाही को समाप्त करवाया। राजशाही के समाप्त होते ही नेपाल का भारत से आत्मिक संबंध समाप्त हो गया। जिस रक्त संबंध का सम्मान करते हुए नेपाल का राजवंश भारत को अपना मानता था, वह बात अब समाप्त हो गई थी। इस घटना का उल्लेख हमने यहाँ पर इसलिए किया है कि रक्त संबंध बहुत देर तक और दूर तक शर्म और सम्मान के भाव को बना रखता है। इस प्रकार नेपाल से राजशाही को समाप्त करवाकर सोनिया गांधी ने अच्छा नहीं किया था। महाभारत काल में शकुनी नाम के एक विदेशी ने भी देश में आग लगा दी थी और महाभारत का भयंकर युद्ध करवा दिया था। आपने सुना होगा, ऐसे भी बोलचाल के भाषा में कहा जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी जो थी, वहाँ की रानी जो थी, अफगानिस्तान से आई थी और उनका ही भाई शकुनी था। तो उन्होंने ही श्राप दिया था कि जब मेरे राज को तुमने इस तरह से लड़वा कर मरवा दिया
तो तुम भी कभी शांति से नहीं रहोगे। आज उसी का नतीजा है कि गंधारी का श्राप दिया हुआ पूरे अफगानिस्तान में भली भांति फलीभूत हो गया। आज शांत अफगानिस्तान इसका एक परिचायक है। उसकी ऐसी कलुषित भावना को देखकर ही हमारे देश में महामती चाणक्य जैसे लोगों ने यह व्यवस्था की कि विदेशी को कभी भी देश की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। विदेशी बहू के पुत्र को भी देश का राजा नहीं बनने देना चाहिए। जब तक भारत अपनी इस परंपरा पर कायम करता रहा तब तक कोई समस्या नहीं आई, पर स्वाधीनता के पश्चात जब नया भारत बनाया गया कि धुन सवार था उन लोगों को, एक्सीडेंटल हिंदू पर सवार हुई, तो उसने भारत को भारत के ही अनुभवों से काटना आरंभ कर दिया। उस एक्सीडेंटल हिंदू के नए अंदाज में भारत में एक विदेशी बहू ने ऐसा बहुत कुछ कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। दुर्भाग्य से अब उसके बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाने की वकालत भी कई लोग द्वारा किया जा रहा है या राजनीतिक दल द्वारा किया जा रहा है, लोभ में या शासन के लोभ में या पैसे कमाने के लोभ में। उनको अंधे बन चुके हैं कि हमें क्या करना है, देश के प्रति हमारा जिम्मेवारी, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, वो सब भूल चुके हैं। मैं अब ज़्यादा तो नहीं बढ़ाना चाहता हूँ वीडियो, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।